हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं वीकली रिकैप, जो पिछले सप्ताह जितनी घटनाएं हुई हैं उनका जो है एमसीक्यू के तौर पे जो है पूरा बना के जो है आपके लिए लेके आए हैं एग्जाम के लिए। और इसको जो है हर डे वाइज भी डाला हुआ है वीडियो, तो आप डे वाइज जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरे वीक को जो है कंपाइल करके जो है एक वीडियो बनाया गया है और पूरे वीक की घटनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू विश्लेषण है, 10 से 16 नवंबर का है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति है, पूरे एमसीक्यू हैं। इससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें जो है लास्ट के 2 दिन के जो है वो जो सिंगल वीडियोज में नहीं थे वो इसमें डाला हुआ है। तो आप लोग चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 9वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। बताते जाइए आप लोग ने तो ये पढ़ा होगा, तो आंसर फटाफट देते जाइए। ये चंडीगढ़ में हुआ 9वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, 7 से 9 नवंबर के बीच चंडीगढ़ में हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इस बार का थीम था हर्टलैंड एंड ड्रीमलैंड पावर्स इन अ मल्टी डोमेन वारफेयर एंड इंडिया। इसमें भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा लिखी गई साहित्यों का विमोचन किया जाता है, इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय पानीपत, लखनऊ, नवा रायपुर, हजारीबाग। उत्तर है इसका नवा रायपुर में शुरू हुआ। ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय शुरू हुआ है। संग्रहालय का नाम क्या रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ठीक है, ये इसका संग्रहालय का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष का मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन, डॉक्टर रमन द्विवेदी, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम वी, डॉक्टर मरियम क्रिस्टोफर। किसको प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कहाँ के हैं? IISc बेंगलोर के जो हैं डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। उन्हें यह किस लिए मिला? कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में शोध के लिए दिया गया इनको। ठीक है, यह पुरस्कार वैज्ञानिकों को किस लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नाम से ही स्पष्ट है वैज्ञानिक पुरस्कार है तो विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार कौन देता है? गोवा सरकार द्वारा पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की याद में दिया जाता है, जो पुराने रक्षा मंत्री रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पुरस्कार राशि कितनी है? इसमें 5 लाख है। इस पुरस्कार हेतु चुनाव के लिए कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अनिल ककोदकर। देश के प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थानों से 50 आवेदन लिए जाते हैं। इसमें जो है चुनने के लिए 50 आवेदन लिया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और ये अवार्ड इस बार का जो है इनको डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। अगला देखिए, देश का कौन सा राज्य महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल अवकाश देने वाला पहला राज्य बना? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। बताइए क्या उत्तर है इसका? कर्नाटक है इसका उत्तर। कर्नाटक जो है वो महिलाओं को हर साल 12 दिन का अतिरिक्त अवकाश देगा, जिसके वो पैसे नहीं काटेगा। ठीक है, पेड अवकाश होगा, यानी पर महीने 1 दिन का जो है ये मेंस्ट्रुअल अवकाश दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, ये पहला राज्य देश का है जो इस तरह का जो है नियम लागू किया है, यानी साल में 12 दिन का महिलाओं को अतिरिक्त अवकाश मिलेगा बिना वेतन की कटौती के। और यह नियम जो है सरकारी और निजी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ये जो है नियम लागू होंगे। अगला देखिए, भारत की पहली महिला पैरा एथलीट कौन है जिसे सामान्य एबल बॉडी राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चुना गया है? तो ये पैरा एथलीट, बट इनको जो चुना गया है ये इतनी काबिल हैं कि इनको चुना गया है जनरल सामान्य बॉडी वाले जो है एबल बॉडी यानी जो सक्षम बॉडी वाले हैं उसमें राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में इनको चुना गया है। मालती देवी, शीतल देवी, रेमा साय, मंजीत कौर। उत्तर आपको पता ही होगा, शीतल देवी है इसका उत्तर। 18 वर्षीय पैरा आर्चर शीतल देवी भारत की पहली पैरा एथलीट बनी है जिन्हें सामान्य राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चुना गया है। ये एशिया कप 25 जो कि कहाँ जेद्दा सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो एशिया कप अभी होगा जेद्दा सऊदी अरब में, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी शीतल देवी। अगला देखिए, कौन सी दवा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई है? ये क्वेश्चन मैंने
पिछले उसमें भी पूछा था कि आप बताइए, और ये रिवीजन बहुत पहले हो रखा था। तो उत्तर इसका क्या होगा? इसमें ऑप्शन देखिए, माउंजारो, डोलो, रिवाइटल, नोरामैक्स। तो इसका उत्तर है माउंजारो। डायबिटीज और मोटापे के इलाज में काम आने वाली ये दवा है माउंजारो। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई है। यह मार्च में लॉन्च हुई थी। इसे किस कंपनी ने बनाया है? एली लिली एंड कंपनी ने। अक्टूबर माह में इसकी बिक्री कितनी हो गई? 1 अरब रुपए को पार कर गई इसकी बिक्री, माउंजारो। ठीक है, ये यूज होता है डायबिटीज में। भारत में डायबिटीज के पेशेंट काफी ज्यादा है, मोटापे से लोग काफी पीड़ित हैं, काफी बीमारियां हो रही है, और ये मोटापा डायबिटीज तो को रिलेटेड है। तो उसमें जो है ये दवा जो है माउंजारो बहुत काम आती है। तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई है, सबसे ज्यादा उपभोक्ता हो गए हैं यहाँ। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे किस देश में किया जाएगा? ठीक है, वन्य जीव का सर्वे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सर्वे, वन जीव का सर्वे जो है वो किस देश में किया? दक्षिण अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, युगांडा। उत्तर क्या होगा इसका? भारत। भारत में किया जाएगा, 26 में किया जाएगा। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करने जा रहा है ये। ठीक है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे होगा, इसमें वन्य जीव में किसको? टाइगर का जो है किया जाएगा। यह 20 से ज्यादा राज्यों में किया जाएगा। इसे 3 चरण में किया जाएगा। ये जो सर्वे होगा इसको 3 फेज में किया जाएगा। पहला मैदानी इलाके में सर्वे होगा, फिर सैटेलाइट से होगा सर्वे, रिमोट सेंसिंग से, और उसके लास्ट में जो है कैमरा ट्रैप से जो है सर्वे होगा। उसका AI डिस्क्रिप्शन जो है किया जाएगा। तो भारत में दुनिया के 75% से ज्यादा जंगली बाघ हैं। जो भारत में जो है सबसे दुनिया का 75% जंगली बाघ भारत में ही है। पिछला सर्वे 22 में हुआ था, जिसमें कितने बाघ दर्ज हुए थे? 3682 बाघ दर्ज हुए थे। तो ये अभी 2026 में होने जा रहा है ये सर्वे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लिविंग ड्रग किसे कहा गया? बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्सकार 19 ओमेगा 42, नियोमाइन, वेनेकॉल किसको कहा गया भारत का पहला लिविंग ड्रग? उत्तर है इसका नेक्सकार 19। कैंसर से लड़ने वाली ये दवा है नेक्सकार 19। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है, भारत की पहली स्वदेशी कैंसर थेरेपी है ये नेक्सकार 19, जिसे भारत का पहला लिविंग ड्रग कहा जा रहा है। वो नई दिल्ली में आयोजित इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में देश को समर्पित की गई है ना। ये अभी नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस का, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, जिसको ESTIC 2025 कहा जाता है। उसमें जो है ये दवा जो अपना थेरेपी है इसको जो है इजाद किया गया, देश को समर्पित किया गया। यह थेरेपी ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा जैसे एडवांस स्टेज के मरीजों के लिए क्रांतिकारी इलाज मानी जा रही है ना। जो हाई स्टेज एडवांस स्टेज के कैंसर्स हैं, जिनको जो है नॉर्मल कीमोथेरेपी से जो है नहीं हो रहा है, उनको जो है इसका जो है ये जो ड्रग है ये दिया जाएगा। ठीक है, इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने इसे बनाया है। इसमें मरीज की अपनी ही टी सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, लड़ने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, उनको जो है जीन तकनीक से बदलकर ऐसे तैयार करते हैं कि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन पर सीधा हमला कर सकें। ठीक है, तो खुद के श्वेत रक्त कोशिकाओं से ही जो है इनका जो है थेरेपी किया जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्सकार 19 है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कला विज्ञान और प्रकृति को जोड़ने वाला नाइट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कला विज्ञान प्रकृति तीनों चीज है इसमें। कोलंबो, स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहाँ मनाया जाता है? उत्तर देखिए पेरिस में मनाया जाता है। फ्रांस के पेरिस में, पेरिस के जॉर्डन गार्डन में लाइट फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, जिसे कला विज्ञान और प्रकृति को जोड़ने वाला नाइट फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो ये लाइट फेस्टिवल काफी रोशनी जलाई जाती है, इसमें लाइटें लगाई जाती हैं, बट इसको कहा क्या जाता है? कला विज्ञान और प्रकृति को जोड़ने वाला नाइट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस वर्ष यह 12 नवंबर को शुरू होगा, 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। 12 को शुरू हुआ है और 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस बार का इसका थीम क्या है? प्रकृति की रोशनी। ठीक है, लाइट ऑफ इन्वायरमेंट इसका थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार लिखित तथा उसकी भाषा में बताने के संवैधानिक अनिवार्यता संबंधी आदेश किस अनुच्छेद के संदर्भ में दिया है? ये क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन मैंने पिछले क्लास में किया हुआ है, तो आप वहां जाके भी इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 22(1) है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 25(2) है। उत्तर आपको पता ही होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको तो पक्का पता होगा। अनुच्छेद 22(1) है इसका उत्तर।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी तरह के अपराधों में गिरफ्तारी पर पुलिस आरोपित को उसकी भाषा में लिखित रूप में गिरफ्तारी का आधार बताने का निर्देश दिया। बेसिकली इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है यह बताया है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है उसकी जो जिस भाषा में वो जानता है उस भाषा में लिखित रूप में जो है उसको गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा कि आपको भाई किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, इस जो ये निर्देश आए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो जारी किए हैं उसके अनुसार यही है, इस नियम यही कहता है। ठीक है, अगर ऐसी जगह गिरफ्तारी हो जाती है जहां पे उसको तुरंत नहीं दिया जा सकता है तो यह बोला गया है कि मजिस्ट्रेट के पेशी से 2 घंटे पहले जो है उसको लिखित आधार में देना ही होगा किसी भी हाल में। अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस तो जो रिमांड अवधि हो जाएगी वो जो है अवैध हो जाएगी रिमांड की अवधि, और उस व्यक्ति को रिहा होने का पूर्ण अधिकार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) के तहत जो है अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार बताने के संवैधानिक अनिवार्यता के संदर्भ में जो है ये डिसीजन दिया है। ठीक है, यानी अब अभियुक्त को जो है और ज्यादा जो है अपने अधिकारों का जो है इस्तेमाल करने का अधिकार हो गया है। यह फैसला किसने दिया? हमारे मुख्य न्यायाधीश है ना BR गवई साहब ने दिया है। जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया है दोनों ने। फैसला 2024 के मुंबई BMW हिट एंड रन मामले में मिहिर राजेश साथ ही इनके द्वारा दायर अपील के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है सुनाया है। अगला देखिए क्वेश्चन, विश्व की कौन सी स्टार्टअप कंपनी अंतरिक्ष में सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएगा? अंतरिक्ष में सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएगा। स्पेस फोर्ज, स्पेस मार्क, स्पेस इनोवेशन, हीट शील्ड। बताइए, स्पेस फोर्ज ब्रिटेन की है स्टार्टअप कंपनी। स्पेस फोर्ज अंतरिक्ष में बनाएगी क्या? सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएगी। इसी कंपनी का पहला सैटेलाइट फोर्ज स्टार 1 इस समय पृथ्वी की कक्षा में है। इस कंपनी का मानना है कि माइक्रोग्रेविटी और वैक्यूम जैसे विशेष वातावरण में शुद्ध व उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। ये कंपनी मानती है कि जो अंतरिक्ष का वातावरण होता है, माइक्रोग्रेविटी होती है, वैक्यूम होता है, तो शुद्ध वातावरण होता है, तो वहां पे ना बड़ा शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल तैयार होते हैं। कंपनी को नाटो इनोवेशन फंड से 226 करोड़ की फंडिंग भी मिली है। ठीक है, इसको फंडिंग भी मिल गया है नाटो से, जो ब्रिटेन में किसी भी स्टार्टअप को मिली सबसे बड़ी फंडिंग है। इतना बड़ा पैसा इसको जो है मिला हुआ है, स्पेस फोर्ज को, ब्रिटेन की है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ मित्र शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किया? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, किसके साथ किया? श्रीलंका के साथ। भारतीय सेना ने कब से शुरू हो गया है? ये 10 नवंबर से शुरू हो गया है, 23 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पे होगा ये? बेलगावी, कर्नाटक में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये युद्धाभ्यास का ये 11वां संस्करण है। ये उद्देश्य क्या है इसका? आतंकवाद रोधी, विद्रोह रोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सहयोग करना। इसमें भारत की ओर से 170 सैनिक, 20 वायुसेना कार्मिक भाग ले रहे हैं। मित्र शक्ति है, मित्र देश है, मित्र देश के साथ ही होगा। श्रीलंका है मित्र देश। श्रीलंका की ओर से 135 सैनिक होंगे जो गजबा रेजिमेंट के होंगे। अपने यहाँ से जो होंगे वो राजपुताना रेजिमेंट से ज्यादा सैनिक होंगे। 10 वायुसेना कार्मिक इसलिए होगा कि ड्रोन का भी अभ्यास किया जाएगा। ड्रोन, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो है, UAV वगैरह का भी जो है उपयोग किया जाएगा इसमें। इसलिए जो है ये मित्र शक्ति जो है सैन्य अभ्यास चल रहा है। अभी 10 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा। 25 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किरण देसाई, डेविड सजाले, बेंजामिन वुड, नताशा ब्राउन। पता ही होगा आपको, आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा, मैंने भी क्लास में पढ़ाया है। डेविड सजाले हैं। डेविड सजाले देखिए, डिटेल्स काफी इसकी हैं। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड सजाले। इनको उपन्यास फ्लैश के लिए 25 का बुकर प्राइज मिला। सजाले पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन मूल के लेखक हैं। 16 में भी इनके उपन्यास ऑल दैट मैन इज ये जो है नॉमिनेट हुआ था, बट जीता नहीं था। इन्होंने पहली बार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार पिछले साल की विजेता कौन थी? सामंथा हार्वी। ठीक है, उनकी कौन सी पुस्तक को मिला था पिछले बार? ऑर्बिटल को मिला था 2024 में बुकर पुरस्कार। इस बार जो है सारी किताबें उपन्यास श्रेणी में थी। ठीक है, भारत से एकमात्र नॉमिनेशन था किसका? किरण देसाई का। पुस्तक का नाम क्या था? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, ये बुक थी किसकी? किरण देसाई की। उसमें जो है एक पत्रकार की कहानी है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया हुआ है। और क्या है? पिछला बुकर पुरस्कार यूके के सामंथा हार्वी को, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए दिया गया। बुकर पुरस्कार क्या है? अब बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है।
जो हर साल किस में दिया जाता है, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि बुकर पुरस्कार जो है किन भाषाओं में दिया जाता है, या बुकर पुरस्कार इनमें से किन भाषा में दिया जाता है। 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक अंग्रेजी डाल देगा, सिर्फ इनमें दिया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में सिर्फ दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिंगल उपन्यास के लिए ही दिया जाता है, मतलब ये नहीं कि मतलब मिक्स करके लिखने वाला, सिंगल एकल उपन्यास के लिए दिया जाता है। 1969 में शुरू किया गया इस पुरस्कार है। ठीक है, पहले जो है ये सिर्फ राष्ट्रमंडल को दिया जाता था, आयरिश और दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे के नागरिकों को ही दिया था, बट 2014 में इसको जो है अंग्रेजी भाषा की तरफ सभी उपन्यास के लिए बढ़ा दिया गया। किसी भी अंग्रेजी भाषा का उपन्यास में दे सकते हैं। ठीक है ना, 2014 में इसका काफी विवाद भी हुआ था, काफी इसका प्रतिपक्ष भी हुआ था, बट अभी चल ही रहा है। भारत की अरुंधति राय को 1997 में उनकी साहित्यिक कथा साहित्य कौन सी, छोटी चीजों का देवता के लिए इनको सबसे पहले भारत की पहली बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय हैं। 2006 में फिर किरण देसाई को मिला था, उनकी साहित्यिक कथा कौन सी, हानि की विरासत। वही किरण देसाई हैं जिनकी पुस्तक इस बार नॉमिनेट हुई थी, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। उन्हीं की पुस्तक हानि की विरासत, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को जो है पिछले बार 2006 में बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। 2008 में अरविंद अडिगा थे अपने भारत के, उनको सफेद बाघ के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, राशि कितनी है पुरस्कार की इसमें, तो 50,000 पाउंड है, लगभग 52.5 लाख रुपए इसमें जो है मिलता है। और जो ये प्रचार प्रसार होता है उनकी पुस्तक का वो अलग है ना, तो पूरे विश्व में नाम होता है उन पुस्तक का, बेस्ट सेलिंग हो जाती है उसकी। तो ये पुरस्कार राशि है। चलिए अगला देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी के नाम पर सिल्लीगुड़ी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, स्मृति मंदाना। पता ही है किसका गृहनगर सिल्लीगुड़ी है, उत्तर है ऋचा घोष। ऋचा घोष का गृहनगर सिल्लीगुड़ी में जो है क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में 24 गेंदों पर 34 रन की अहम पारी खेली थी। ऋचा घोष को डीएसपी भी बना दिया गया है बंगाल का, है ना। ममता बनर्जी ने नियुक्ति पत्र दिया, सोने का गेंद और बल्ला दिया गया, 34 लाख रुपए दिए गए जो बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली के द्वारा, है ना। तो काफी चीज इनको जो है मिला है। दूसरा, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा। WHO है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, है ना। मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। कहाँ पे होगा, तो ये इस बार भारत में हो रहा है। दूसरा है ये, पहला ये सेकंड वाला है ये, दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 17 से 19 दिसंबर तक कहाँ होगा, नई दिल्ली में। इसे कौन आयोजित कर रहा है, WHO तो है ही, अपने यहाँ से इसको आयुष मंत्रालय आयोजित कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करना। ठीक है, आयुष मंत्रालय वैसे भी पारंपरिक चिकित्सा को ही देखती है, आयुष का फुल फॉर्म ही वही है। जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है आयुष, AYUSH, आयुष का ही फुल फॉर्म ही वही है। आयुर्वेद, योगा एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी, है ना। आयुष का फुल फॉर्म यही है। वो पारंपरिक चिकित्सा को ही आगे बढ़ाने के लिए स्थापना ही हुई थी। कब गठन हुआ था आयुष मंत्रालय का, मैंने बताया हुआ है 9 नवंबर 2014 को इसका गठन हुआ था। और WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आयुष मंत्रालय अपने भारत सरकार की मंत्रालय है। देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर कौन बनी है, अंकिता मजुमदार, अर्शी गुप्ता, नंदिता जैन, कोमल सिंह। पता होगा आपको, ख नंबर है उत्तर, अर्शी गुप्ता। 9 वर्ष की है ये अर्शी गुप्ता, पहली यंगेस्ट महिला रेसर बन गई। इन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप जीत ली है। इन्होंने यह खिताब 25 में FMSCI नेशनल्स के माइक्रो मैक्स क्लास में जीता। फाइनल कहाँ हुआ था, बेंगलोर में। एक और इसमें इसी से लिंक्ड सवाल है, 10 वर्षीय रेसर अतिका है, उसने जो है फॉर्मूला वन समर्पित चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर एकेडमी UAE सीरीज में क्वालिफाइंग में सबसे तेज रेस से प्रथम स्थान और फाइनल में तीसरा स्थान प्राप्त कर दुनिया की पहली लड़की बन गई है। ठीक है, ये अतिका, ये सारे रेसर्स की बात थी। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 25 में किस शहर को दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर घोषित किया गया है, बताया हुआ है मैंने। किस शहर को दुनिया का नंबर 1 शहर घोषित कर दिया गया है। जो विश्व की वित्तीय राजधानी है, कौन है विश्व की वित्तीय राजधानी बताइए, उसी को घोषित किया गया अरबपति शहर, वहां ही सबसे अरबपति शहर है वो। तो इसका उत्तर है ख, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया की वित्तीय राजधानी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। तो वह जो है अभी लिस्ट में, रिच लिस्ट में सबसे अरबपति नंबर 1 अरबपति शहर जो है घोषित हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली जो है
नई दिल्ली क्या नाम है अपना 9वें स्थान पे है, और मुंबई जो है अपनी वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत की टॉप 10 में 2 शहरें हैं, भारत की मुंबई है वो तीसरे स्थान पे है और नई दिल्ली जो है वो 9वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लुप्त होती लोक कथाओं और गीतों को बचाने के लिए ओपन एक्सेस वीडियो आर्काइव बनाया गया? यानी जो विलुप्त हो रही हैं लोक कथाएं, गीतें, जो लोकगीत विलुप्त हो रही हैं, उनको बचाने के लिए जो है ना एक वीडियो का वो बना दिया गया है कि ठीक है इस पे आप डालिए जो है, और उसको जो है पूरे देश विदेश से जो है कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आपका जो लोक कथा है, लोकगीत है, वो सरवाइव कर पाएगा। मणिपुर, मिजोरम, केरल, कर्नाटक, ये प्रयास किया गया है केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार ने जो है केरल में लुप्त होती लोक कथाओं और गीतों को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के लोकगीत या लोक कथाओं को रिकॉर्ड करके भेज सकता है। इसका एक ओपन एक्सेस वीडियो आर्काइव बनाया गया है। ठीक है ना। अगला, किस राज्य सरकार के एक आध्यात्मिक एल्बम को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में। अच्छा, राज्य का है ये आध्यात्मिक एल्बम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। बताइए क्या है? बताया हुआ है मैंने, उत्तर प्रदेश। कुंभ से रिलेटेड है ये, महाकुंभ से प्रेरित है। आध्यात्मिक एल्बम कौन सा? साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वां ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस 12 गानों वाले प्रोजेक्ट में 50 से अधिक कलाकार भाग लिया है। मकसद क्या है इसका? प्रयागराज कुंभ का आध्यात्मिक अनुभव को दुनिया तक पहुंचाना, है ना। ग्रैमी पुरस्कार है क्या? ये अमेरिका के द रिकॉर्डिंग एकेडमी जो है उसके द्वारा संगीत उद्योग उपलब्धियों के लिए ये जो है दिया जाता है। इस वर्ष महाकुंभ कहाँ आयोजन किया गया था? प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, है ना, 1.5 महीने तक चला था क्या नाम है महाकुंभ। और उसी महाकुंभ पर जो आधारित है एक आध्यात्मिक डिवोशनल एल्बम जो है वो बनाया गया है, साउंड्स ऑफ कुंभ, जिसको जो है नॉमिनेट हुआ है वो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। किस महाद्वीप का कोई आधिकारिक टाइम जोन नहीं है? बताया हुआ है हमने। कौन सा का नहीं है? अंटार्कटिका का नहीं है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई आधिकारिक टाइम जोन नहीं है। यहाँ जो भी प्रयोगशालाएं हैं, लगभग 12-13 देशों की प्रयोगशालाएं यहाँ पे हैं। वे देश क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं अपना हिसाब किताब? तो वो या तो अपने देश से कांटेक्ट करके हिसाब किताब मेंटेन करते हैं टाइम जोन का, या पड़ोसी देशों से जो है टाइम जोन लेकर जो है उस हिसाब से अपना संचालित करते हैं। ठीक है, इसका वजह ये है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, ना कोई सरकार है जो कि यूटीसी से कोऑर्डिनेट करे। यूटीसी क्या हुआ? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो कि टाइम जोन घोषित करती है ना, किसी भी जगह का टाइम जोन को घोषित करती है। तो वो जो है उससे कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ कोई सरकार नहीं है, ना कोई ऐसी बड़ी आबादी है। ठीक है, सर्वाधिक टाइम जोन रूस में है, 11 टाइम जोन है वहाँ पे, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर के कारण इसमें 11 टाइम जोन बनाए हुए हैं। विश्व स्तरीय स्क्वैश टूर्नामेंट SRFI इंडियन ओपन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? स्तरीय स्क्वैश का है, स्क्वैश गेम जो है उसका टूर्नामेंट कहाँ? नागपुर, इंदौर, अहमदाबाद, नई दिल्ली। बताया मैंने, इंदौर में आयोजित होगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 18 से कब होगा? 18 से 22 नवंबर को के बीच जो होगा विश्व स्तरीय स्क्वैश टूर्नामेंट होगा, इंडियन ओपन आयोजित किया जाएगा। इसमें 5 दिनों में 46 मैच खेले जाएंगे। इसके लिए फ्रांस एवं मिस्र की तर्ज पर ग्लास कोर्ट भी तैयार किया गया है। ठीक है ना। ग्लास कोर्ट क्या होता है? एक ग्लास से बना हुआ जो है कोर्ट है, उसमें क्या है, जो खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं वो बाहर वाले दर्शकों की आवाज नहीं सुन पाए, जिससे उनका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। ठीक है, इसलिए ये ग्लास कोर्ट तैयार किया जाता है। बाहर में जो है फ्रांस और मिस्र वगैरह में इन्हीं कोर्टों में जो है गेम होता है। ये क्या होते हैं, जो बाहर दर्शक होते हैं वो जो हो हल्ला करते हैं, वो आवाज उन तक नहीं पहुंचता है, जिससे वे बड़े ध्यान एकत्रित करके जो है गेम खेलते हैं। ठीक है, दिखाई देगा बट आवाज इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है। भारत सरकार ने सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी राज्यों के सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में कौन सा क्लिनिक खोलने का निर्देश दिया है? ठीक है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, उसके लिए जो है कौन सा क्लिनिक खोलने का निर्देश दिया है? ब्रीथ क्लिनिक, चेस्ट क्लिनिक, प्रदूषण क्लिनिक, एयर क्लिनिक। उत्तर पता होगा आपको, चेस्ट क्लिनिक कहा है भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ योजना बनाई है। इसके तहत जो है सरकारी अस्पतालों में जो है या मेडिकल कॉलेजों में जो है चेस्ट क्लिनिक खोलने का निर्देश दिया है। यह क्या करेगा? बेसिकली नागरिकों का स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए मोटिवेट करेगा, प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव होगा उससे बचाने के लिए जागरूक करेगा, और उसके जो है मेडिकल जो है ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, इसलिए ये चेस्ट क्लिनिक खोला जा रहा है।
वर्तमान रॉ के चीफ कौन है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है हमारा कौन है? इसके बारे में तो बहुत डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है, हर विंग का और हर एजेंसी का कौन किसके अंदर है, कैसा है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। आप जाके मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा बता के निकलता हूँ इसको। पराग जैन, तपन डेका, अजीत डोभाल, सदानंद वसंत दाते, तो इसके रॉ के प्रमुख हैं कौन? पराग जैन। पराग जैन इसलिए अभी न्यूज में है कि इनको जो है क्या नाम है, सिक्योरिटी का जो है सुरक्षा सचिव बना दिया गया है कैबिनेट सचिवालय में, ठीक है ना, सेक्रेटरी बना दिया गया है इसको, इनको जो है ना भारत की खुफिया जांच एजेंसी रॉ के जो है प्रमुख है पराग जैन, इनको जो है कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव का जो है प्रभार भी दिया गया है। पंजाब कैडर के आईपीएस हैं, 1 जुलाई 25 से कार्यभार पे हैं, ठीक है। इनसे पूर्व जो है रवि सिन्हा थे इस पद पे। रॉ की स्थापना कभी 21 सितंबर 68 को। ये विदेशी खुफिया सेवा करती है, इंटरनल नहीं, ये फॉरेन का देखती है। मोटो है इनका धर्मो रक्षति रक्षितः, कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आती है। ये देखिए, ये चीज मैंने उसमें भी बताया हुआ है कि ये कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है ये। तपन डेका जो है वो आईबी के डायरेक्टर हैं, 1 जुलाई 22 से इस पद पर है। 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, बट इनका कार्यकाल को 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। आज के डेट में भारत के सबसे सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है। आईबी क्या है? इंटरनल सुरक्षा की है, इंटरनल जो उस सिक्योरिटी है उसकी खुफिया एजेंसी है, उसकी जांच नहीं, खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ये गृह मंत्रालय से डील होती है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी 23 दिसंबर को। उस टाइम इसको केंद्रीय स्पेशल ब्रांच कहा जाता था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और तीसरा ऑप्शन था हमारा अजीत डोभाल। ये क्या है? ये एनएसए हैं, हमारे 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर हैं। रिटायर्ड हैं ये रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। 2005 में ये आईबी के डायरेक्टर पद से जो है रिटायर हुए थे। उसके बाद 2014 से इनका ये तीसरा पंचवर्षीय कार्यकाल चल रहा है। 2024 में इनको तीसरी बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले अधिकारी हैं। इनको स्पाई मास्टर भी कहा जाता है, काफी प्रचलित है ये, है ना। अगला है सदानंद वसंत दाते। ये भारत की जांच एजेंसी कौन? एनआईए के 6ठे महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर जनरल है ना। 1 अप्रैल 24 से इस पद पर है। इससे पूर्व दिनकर गुप्ता इस पद पर थे। एनआईए क्या है? ये जो है जांच एजेंसी है, ठीक है। टेररिस्ट और इंटरनल जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उससे जुड़े जितने मामले होते हैं उनकी ये जांच करती है, ठीक है। ये जांच एजेंसी है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत में, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको, 2009 में ही इसकी स्थापना हुई है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करती है। और ये टेररिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी से जो जितने मामले होते हैं उनकी जांच होती है। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उनकी भी जांच अभी एनआईए कर रही है। अगला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शेफाली वर्मा को किस राज्य के महिला आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कौन सी राज्य की महिला आयोग ने बना दिया? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, कोलकाता। तो है कहाँ की? पहले शेफाली वर्मा, पता होना चाहिए आपको, हरियाणा की। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने जो है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मुख्यमंत्री जी ने इन्हें 1.5 करोड़ रुपए भी दिए, ग्रेड ए का सर्टिफिकेट भी दिया। फाइनल में इन्होंने कितने रन बनाए थे? 87 रन, 78 गेंदों में 87 रन, ठीक है। और ये वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाली सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनी थी। जब ये बनाई थी अर्धशतक तो उस समय इसकी उम्र थी 21 वर्ष 278 दिन, और उस उम्र में सबसे कम उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी मारा। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था इसी 78 गेंदों में 87 रन की पारी के लिए। भारत जीत गया था, है ना। 52 साल बाद जो है भारत महिला टीम ने जो है विश्व कप फतेह किया था, तो बहुत गर्व का क्षण है वो। आगे, ओपन एआई ने भारत के किस राज्य में अपना पहला कार्यालय खोला है? पता होगा आपको, ये बहुत सिंपल सवाल है। बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो ये अपना नई दिल्ली में खोला है। कहाँ? नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपना कार्यालय खोला है। भारत में इनका ये फर्स्ट कार्यालय है। पंजाब के किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के नायकों, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1857, उनके नायकों के सम्मान हेतु शहीद स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया? जालंधर, फिरोजपुर छावनी, अंबाला छावनी, अमृतसर, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1857 का, उनमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सम्मान हेतु एक शहीद स्मारक बनाया गया है। ये जो है अंबाला छावनी में बना है। ये 22 एकड़ में है, 600 करोड़ की लागत से बहुत काफी बड़ा जो है स्मारक बनाया गया है, ठीक है। ये बेसिकली इनको ही समर्पित है।
उद्योग समागम 2025 का दूसरा संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? उद्योग समागम 2025 हुआ था, इसका दूसरा संस्करण सेकेंड एडिशन जो है वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। इसमें जो हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, जो केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है ना। 11 नवंबर को ये आयोजन हो गया। इसमें ये जो आयोजन है ये कौन डिपार्टमेंट आयोजित करती है? ये एक डिपार्टमेंट है, एक समागम उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है। तो वही जो है इसका आयोजन करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक देश बताया है मैंने, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन। कौन सा है सबसे बड़ा मसाला निर्यातक? भारत है हमारा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक देश है। बट अभी क्या हुआ, ये क्यों चर्चा में आया है कि भारतीय मसालों में जो है ना लेड की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो है आयात पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका और यूरोप ने खास करके जो मसाले हैं उनमें लेड की मात्रा ज्यादा है। जो मानक निर्धारण संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, कोडेक्स है, उसने जो है ये लिमिट कर रखा है, एक सीमा बना रखी है कि 2.5 mg पर किलो की ही मात्रा होगी। अगर लेड है ना तो 2.5 mg पर किलो स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है, उतनी ही मात्रा इसमें होनी चाहिए। बट ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया, जिसके बाद जो है कई देशों ने अभी जो है लेने से रोक लगा दी है इस पर। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट वर्ग में अक्टूबर 25 माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी को चुना है? ठीक है, पुरुष क्रिकेट वर्ग में 2025 अक्टूबर का भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। किसको चुना? तो दक्षिण अफ्रीका। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में दक्षिण अफ्रीका का चुना गया है अक्टूबर माह का, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ। दक्षिण अफ्रीका के सेनुरन मुथुसामी जो है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में कौन? जो लॉरा वालवर्ट है, उनको जो है इसके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो चुना गया। पिछले मंथ जो सितंबर बीता है, सितंबर मंथ में जो है भारत के अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना जो थे वो दोनों प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। किस देश ने अपने संगठित आपराधिक नेटवर्क खिलाफ सबसे हिंसक पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन कंटेनमेंट के नाम से चलाया था? कौन? दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, अमेरिका। तो इसका उत्तर है ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था 29 अक्टूबर को अपराध नेटवर्क के खिलाफ जो है सबसे बड़ी हिंसक पुलिस कार्रवाई की गई, जिसका नाम था ऑपरेशन कंटेनमेंट। इस दौरान क्या हुआ था? 132 कुख्यात अपराधियों को मारे गए थे। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और जो 132 कुख्यात अपराधी जो रेड कमांड गैंग के थे उनको जो है मारा गया। तो ये उनके ब्राजील की जो है सबसे बड़ी हिंसक पुलिस कार्रवाई जो है माना जाता है ऑपरेशन कंटेनमेंट को। आप इसके नोट्स तैयार कीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में काफी मदद मिलेगी। इसका पीडीएफ जो है ये पूरे क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शंस का पीडीएफ जो है इसकी लिंक जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी नौकरी की। जय हिंद।